नेक्स्ट देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे कि आपको दो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए और उनको सीरीज में या तो पैरेलल में जोड़ा गया और पूछा गया कैलकुलेट द टोटल पावर और पावर इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे कि उन दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मैं रजिस्टर में फॉर्म में ले लेता हूँ। उनके पास रजिस्टर है तो रजिस्टर से आपको क्या मिलता है, पावर मिलता है। तो जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस वैल्यू इसका कितना है, R1 है, और इस वाले का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, R2। और ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितने वोल्ट से चलते हैं, मान लो V वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है V से चलता है और ये भी V। इन दोनों का इनपुट वोल्टेज कितना है, मान लो V है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कैसे लगाया गया, सीरीज में। तो पहले केस में देखते हैं सीरीज में इनका पावर इक्विवेलेंट क्या होगा। सीरीज में जोड़ दिए, जैसे कि मान लो इस वाले को और इन दोनों को हमने जोड़ दिया सीरीज में, और ये R1 ये R2, ये भी कितने पे चलता है, V वोल्टेज पे, और ये भी कितने पे ऑपरेट होता है, V वोल्टेज पे। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए। अब कैलकुलेट करते हैं, मान लो सेपरेटली अगर कैलकुलेट करते हैं पावर, पहले वाले का अगर देखेंगे P1। ठीक है, तो हमें जैसे पता P का फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू कितना होता है, V² डिवाइडेड बाय R। तो इस वाले केस में पावर कितना आएगा, P1 इक्वल्स टू दैट इज V² डिवाइडेड बाय R1। और इस वाले केस में पावर कितना आएगा, दैट इज V² डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, इन दोनों को उनके वोल्टेज जो है रेटिंग वोल्टेज उतना ही वोल्टेज दिए हमने। तो पहले केस में पावर कितना है, V² डिवाइडेड बाय R1, और दूसरे वाले केस में पावर कितना है, V² डिवाइडेड बाय R2। तो अगर हम टोटल पावर लिखते हैं तो पावर का फॉर्मूला क्या, V² डिवाइडेड बाय R है। तो टोटल अगर पावर लिखते हैं, टोटल पावर क्या होगा, पावर इन सीरीज दैट इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय R सीरीज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, तो ये R इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है, इसको सॉल्व करो। V² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कैसा है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज का वैल्यू कितना आएगा, R1 प्लस अब R2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 प्लस अब R2। तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं हम लोग, दैट इज R1 प्लस R2। और यहाँ पे लिख सकते हैं पावर सीरीज में कितना आएगा, दैट इज V² डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट, 1 बाय पावर इन सीरीज। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया, तो इस वाले का भी वैल्यू कितना आएगा, दैट इज R1 प्लस R2, उल्टा कर दो, डिवाइडेड बाय V²। ठीक है, आगे क्या आएगा देख लो, देन 1 बाय पावर इन सीरीज दैट इज इक्वल्स टू, इसको अलग कर सकते हैं, R1 बाय V² प्लस अब क्या लिख सकते हो, R2 डिवाइडेड बाय V²। ठीक है, तो 1 बाय पावर, अब यहाँ पे देखो ये जो है पावर 1 वैल्यू क्या है, V² बाय R1, और यहाँ पे क्या है, R1 बाय V²। तो ये क्या है, 1 बाय पावर इन सीरीज दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ P1। P1 को उल्टा करो, कितना आएगा, 1 बाय P1 दैट इज इक्वल्स टू R1 बाय V², और ये क्या हो गया आपका 1 बाय P2। तो अगर आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टेड हैं, 1 2 3, और सभी का इनपुट वोल्टेज कितना है, दैट इज V है। तो मान लो ये R1 R2 R3 ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड हैं, तो इनका पावर इक्विवेलेंट कितना आएगा, पावर इन सीरीज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस, सॉरी, पावर का 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3 प्लस, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये था पावर कम्बिनेशन कैसे, अगर आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड हैं सीरीज में तो उनके पावर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 बाय पावर इन सीरीज, टोटल पावर इन सीरीज कितना आएगा, 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है, मान लो पैरेलल, तो क्या आएगा देखो,
कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो जैसे कि मान लो वही रजिस्टर है, दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, इसका R2 है, और ये भी V से ऑपरेट होता है और ये भी V से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इनको हम कनेक्ट कर देते हैं कैसे, पैरेलल में। तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। इस तरीके से मान लो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और दोनों ही कितने पे चलते हैं, V वोल्टेज पे। तो ये V और ये भी V है। ठीक है, तो लिखते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हमने पहले का पावर का फॉर्मूला लिख देते हैं, V² डिवाइडेड बाय R। तो पहले वाले कंपोनेंट का पावर कितना है, P1 दैट इज इक्वल्स टू V² बाय उसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। दूसरे वाले का पावर कितना है, P2 इक्वल्स टू V² डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, और यहाँ पे अगर टोटल पावर निकालेंगे, पावर इक्विवेलेंट दैट इक्वल्स टू क्या आएगा, V² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं पावर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V² इंटू, मान लो हमने लिखा 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आता है देख लो, V²। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल हो तो 1/R इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हो, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, P इक्विवेलेंट दैट इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, V² डिवाइडेड बाय R1 प्लस अगेन V² डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, नेक्स्ट देखो P इक्विवेलेंट कितना आ गया, V² बाय R1, क्या ये P1 है, और V² बाय R2 ये क्या है, P2 है। ठीक है, तो अगर पैरेलल कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आएगा, पावर 1 प्लस पावर 2। ऐसे ही जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड हो पैरेलल में, डायरेक्ट उनको आप नॉर्मली डायरेक्ट जोड़ सकते हो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा, तब बोला था मैंने आपको प्रूव करके बताऊंगा बोल के, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और उससे किस तरीके से आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी आपको बहुत सारे आइडिया मैंने दे दिए थे जब R इक्विवेलेंट निकाल रहे थे। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत उसके ऊपर डिराइव करते हैं, बाय KCL एंड KVL से डिराइव करेंगे थोड़ा बहुत, और आपको बेसिक पोटेंशियल मेथड से भी इसको प्रूव करके बताऊंगा। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से 4 रजिस्टर को अरेंज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिखे इस तरीके से 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर अरेंज हो, मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगाया जाता है, बाद में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से मान लो आपको कहीं पे सर्किट दिखा, ठीक है, रजिस्टर इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका R1, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3, और ये हो गया R4, और ये बीच में रेजिस्टेंस कैसा है, R5। ध्यान देंगे किस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़ा है। कई बार इस जगह पे बैटरी दिया हुआ ना इस तरीके से, कई बार इस जगह पे बैटरी देगा। तो अगर ऐसे देता है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, वैसे दे दिया तो वो सब क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में आ जाएगा, ये पैरेलल, अगेन ये सीरीज में। तो ध्यान देंगे इन दोनों डायगोनल पे अगर बैटरी लगा है तो ऑपोजिट दो डायगोनल पे अगर रजिस्टर लगा होगा, और डायग्राम अगर इस तरीके से दिखा तो आप समझ लेना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में हमने पढ़ा था कि करंट थ्रू R5 कितना होता है, इज 0। करंट थ्रू R5 कितना होता है, इज 0। ठीक है, और तभी एक इक्वेशन आता है, कंडीशन आता है उसके लिए, हमने जो पढ़ा था, दैट इज R1/R2 दैट इज इक्वल्स टू R3/R4। R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 लिख सकते हैं, या तो R1/R3, जैसे कि मान लो इधर आ गया और R2 उधर चला गया, R1/R3 दैट इज इक्वल्स टू लिख सकते हो R2/R4। R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4,
या तो लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे R1 R5 सॉरी R4 दैट इक्वल्स टू क्या आएगा R2 इंटू R3। जबकि करंट थ्रू द R5 इज जीरो है तो R5 को हम क्या कर लेते हैं, R5 को रिमूव कर देते हैं। R5 को रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, फिर ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है। देखो यहाँ पे और एक बार R1/R2 दैट इज इक्वल्स टू R3/R4, ठीक है। या तो लिख सकते हैं R1/R2 दैट इज इक्वल्स टू R3/R4 था, R1/R3 दैट इज इक्वल्स टू R2/R4। ये तभी है जब स्टोन ब्रिज कैसा हो, बैलेंस्ड हो, तभी ये कंडीशन आता है, ठीक है। R1/R3 या तो यहाँ से देख लो R3 इधर आ गया, R2 इधर आ गया, R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4, या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो R1/R4 दैट इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के मेथड कैसे हैं, हम उल्टा देखेंगे कि मान लो करंट अगर यहाँ पे जीरो आया R5 पे, तो किस तरीके से ये इक्वेशन आता है, ये वाला इक्वेशन किस तरीके से आता है, जिसको हम प्रीवियस में हमने R इक्विवेलेंट करते टाइम ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो फॉर अ बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज करंट थ्रू R5 कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ से जा रहा है कितना I1 करंट, यहाँ से I2, यहाँ से गया I3, यहाँ से गया I4, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कितना आया IG, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है कि करंट थ्रू द R5 कितना आता है, जीरो, फॉर अ बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क, IG कितना आ जाएगा, जीरो। IG अगर जीरो आया तो क्या लिख सकते हैं, I1 दैट इज इक्वल्स टू I2 एंड I3 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I4। देखो I1 IG जीरो है तो इस वायर को हटा दो, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I2 एंड I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I4, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं जैसे कि आपने KVL पे पढ़ा है, अप्लाइंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे हम लोग लूप लेते हैं, याद करो। तो मैं यहाँ पे लूप ले लेता हूँ। पहला वाला देखो, मान लो ABCD है, तो पहले मैं ये लूप इस तरीके से ट्रेसिंग कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज ट्रेसिंग। आपको ट्रेसिंग के बारे में ही पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं A से B, B से D, D से A, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज लिख देते हैं। तो A से B जाते टाइम वोल्टेज कितना आएगा, I1 R1, फिर यहाँ से इधर जाते टाइम IG R5, फिर यहाँ से कितना आएगा, दैट इज I3 R3। साइन नहीं दिया हूँ, साइन बाद में दूंगा। फिर पहुँच गया A पॉइंट पे, I1 R1, IG R5, I3 R3 पॉइंट पे पहुँच गए। तो टोटल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जीरो। अब साइन दे लेते हैं, साइन दे दो, कितना आएगा, ये करंट का डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन सेम है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ट्रेसिंग और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। IG तो जीरो रहेगा, तो माइनस I1 R1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस I3 R3, इसको इधर ले लिया तो ये हो गया I1 R1 दैट इज इक्वल्स टू I3 R3, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट वाला फिर लूप यूज करते हैं। मान लो B से ये वाला पेन, ठीक है, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये लूप कौन सा बन गया, ये लूप बन गया लूप BCDB, ठीक है, BCDB। तो यूज करो। यहाँ पे देखो I2 R2 वोल्टेज, I2 R2, देन इधर से जाते टाइम I4 R4, देन ये हो गया आपका IG R5। मैं खाली वोल्टेज लिख रहा हूँ, साइन नहीं दे रहा। अब साइन देंगे, देखो यहाँ पे देखो करंट और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, माइनस। करंट और ट्रेसिंग का डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस। करंट एंड ट्रेसिंग का डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस, ठीक है। और IG कितना है, जीरो।
तो इक्वेशन क्या बन गया, -I2R2 दैट इक्वल्स टू -I4R4, और इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ I2R2 दैट इज इक्वल्स टू I4R4। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, पेन अलग यूज करता हूँ, समझ में आएगा। तो कितना आएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करो, I1R1 डिवाइडेड बाय I2R2 दैट इज इक्वल्स टू I3R3 डिवाइडेड बाय I4R4। ठीक है, अब क्या क्या सेम था देख लो। क्या क्या सेम था, I1 I2 सेम था, I1 I2 सेम था, I3 I4 सेम था। तो इक्वेशन क्या मिला, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 बाय R4। ठीक है, तो ये हो गया आपका R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 बाय R4 इक्वेशन। तो हमने इसको प्रूव किया बाय यूजिंग द KVL लॉ। ठीक है, बस इस इक्वेशन को याद रखना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बस प्रूफ है, जबकि आपको इसके न्यूमेरिकल में पहले से ही बता चुका हूँ। बैलेंस होना चाहिए तभी जाके क्या आएगा, बीच में से करंट जीरो आएगा, और जब करंट जीरो आ जाता है तब ये इक्वेशन आता है। या तो अगर ये इक्वेशन आया तो करंट जीरो होगा, या करंट जीरो हुआ तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और आपको बता भी गया था कि अनबैलेंस्ड के केस में आपको क्या करना है, स्टार टू डेल्टा मेथड यूज करना है, या तो डेल्टा टू स्टार। आपको एक मेथड बताया गया था जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो, आपको बताया गया था डेल्टा टू स्टार मेथड। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम कल पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, उसका प्रॉब्लम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उसके कई सारे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है। जैसे कि मान लो ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है आपको इस तरीके से, ये दिया है 4 ओम, ये मान लो कितना है 6 ओम, 4 ओम 6 ओम है, ये 2 ओम, और ये एक्स, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो आपको सवाल रहेगा फाइंड वैल्यू फॉर एक्स और रेजिस्टेंस ऑफ एक्स सो दैट गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट के डायरेक्शन मेजर करता है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो करे थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो थोड़ा सा भी अगर करंट फ्लो करता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो वो डिफ्लेक्शन बताता है। ठीक है, जैसे कि ये गैल्वेनोमीटर इस तरीके से होता है, हम पढ़ने वाले हैं भी गैल्वेनोमीटर, या तो पढ़ चुके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा चुका है, याद करो। गैल्वेनोमीटर जब हम एमीटर और वोल्ट मीटर बना रहे थे तो इस तरीके से नीडल रहता है, और ये 2 पॉइंट है, इसके करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स सो दैट द गैल्वेनोमीटर सोज जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितना आएगा, जीरो। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो, गैल्वेनोमीटर कितना है, जीरो। तो ये वाला कौन सा है, दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर बीच में से करंट का वैल्यू जीरो होता है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके बारे में आपको कल बताया था। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे मिडिल वाले वायर पे, इस वाले वायर पे करंट कितना आता है, जीरो। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बोला कि फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। एक्स का ऐसा एक वैल्यू सिलेक्ट करो जिससे कि बीच में से करंट कितना हो जाए, जीरो। तो बीच में से करंट जीरो करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि मान लो कंडीशन हमने क्या देखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, R1 मान लो ये R2 है, लेट एग्जाम्पल ये R3 एंड R4। तो हमने ये पढ़ा था R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R1 इंटू R4 दैट इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3। अगर ऐसा रहा तो बीच में से करंट जीरो होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूले अप्लाई करके यूज कर लेते हैं, R1 इंटू R4, 4 इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 कितना है, 12। तो x का वैल्यू कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, ये मान लो प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 पे आपको क्या दिया हुआ है, देखो इस तरीके से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिया है,
8, ये आ गया आपका 8 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 8 ओम और ये एक्स वैल्यू दिया है। अगेन सवाल वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। यानी कि आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो डिफ्लेक्शन दिखाना है, यानी कि इस वाले वायर के थ्रू करंट जीरो। और ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ठीक है, इसका और एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे देख लो, देखिए क्या। ठीक है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ये 8 है, ये 2, ये 1, ये 8 एंड ये x है। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर आप क्या लगा लो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है, ये R1, ये R3, ये R2 ले लो, ये टोटल क्या हो जाएगा R2 और ये हो गया आपका R4। तो फिर ये वाला प्रॉब्लम हम ये वाले कंडीशन पे इसको वैल्यू को पुट करेंगे। पहले इन दोनों का सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्टेड है, तो आपको इतना पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे वैल्यू कैसे निकालते, 8x मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे कंडीशन पे लगा देंगे, तो ये देखो R1 हो गया, ये R2, ये R3, R4। तो क्या कहता है, R1 बाय R4, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ठीक है, तो लगा लो R1 कितना है, 8 है, R1 बाय R2, R2 कितना हो गया, दैट इज 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कितना है आपका, R3 2 है और R4 कितना है, 1 है। अब ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही वाला वैल्यू आ जाता है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 आ गया और ये इधर चला गया, तो 16x डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स। ठीक है, बात वही है, इधर चला गया 16x डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स। आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना आ गया 64 प्लस 8x दैट इज इक्वल्स टू 16x, और लिख सकते हैं ये 64 आ गया। ठीक है, और 8x को इधर लेके आओ, तो इधर कितना आ गया 16x माइनस ऑफ 8x, और x का वैल्यू कितना आ गया 64 डिवाइडेड बाय 8, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 8। और डायरेक्ट भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कितना आया, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 4। ठीक है, R1 बाय R3 कर सकते हो, R1 बाय R2 कर सकते हो। ये डिवाइड करके कितना है 4, तो इन दोनों का भी कितना आना चाहिए 4। तो ये नीचे का 1 है, तो ऊपर का कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे का 1 है तो ऊपर का 4, 4 का कैसे होगा, ये 8 है, 8 और 8 पैरेलल में कनेक्टेड हो तो कितना हो जाता है 4। तो x इक्वल्स टू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना आएगा 8। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम थे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो आपको और भी कई वैरायटी के ऐसे ही दिखेंगे, जैसे कि मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बताया था वहाँ पे, फिर भी और एक बार बता देता हूँ। तो कई सारे व्हीटस्टोन ब्रिज के डायग्राम दिखेंगे आपको। ये देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम जो हम अभी पढ़े हैं। ठीक है, ये था व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम। ठीक है, और डायग्राम कुछ ऐसे दिखेंगे आपको। ये सब के सब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, डिफरेंट तरीके से बस ड्रॉ किया गया है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे कि ये मान लो ये एक है, ठीक है, जैसे कि R1, R2, R3, R4 एंड R5 है। उसी तरह ये क्या है, R1, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 एंड ये R5 है। उसी तरह ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया आपका R5। ये सब के सब व्हीटस्टोन ब्रिज ही हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि ये मान लो ये हो गया बी, बी, ए, बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4 एंड ये आपका R5। इसको अरेंज करोगे बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा। ये अरेंजमेंट मैंने लिख दिया है, देखो जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से। तो ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के डायग्राम हैं।
ठीक है। तो कोई सा भी डायग्राम हो आपको वही देखना है। ये वाला यहाँ पे बीच वाला वायर है, या यहाँ पे ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो इसके कई सारे प्रॉब्लम आपको कराया था ऑलरेडी व्हीटस्टोन ब्रिज आर इक्विवेलेंट प्रॉब्लम पे, बिल्कुल सेम टू सेम है। कुछ बेसिक आपको कुछ डिफरेंट टाइप का देगा, तो अभी जो हम करें उस टाइप में आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। करंट कितना पास करता है वो बोल सकता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हर एक वायर पे करंट का फ्लो निकाला जाता है, करंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका मीटर ब्रिज, और ये क्या है आपका एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है इसे यूज किया जाता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। जैसे कि मान लो इस वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस। मान लो कोई आपका दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, या तो मान लो कोई एक वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली किसके थ्रू से, मीटर ब्रिज के थ्रू से। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क, और लिख सकते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने व्हीटस्टोन नेटवर्क पढ़ा था उसी के प्रिंसिपल से ये काम करता है। तो फिर से एक बार बता दूं, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, डिवाइस है, या तो कोई भी एक वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं बहुत ही एक्यूरेटली किसके थ्रू से, बाय दिस मीटर ब्रिज, ठीक है। और ये काम जो करता है वो किसके प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क के थ्रू से काम करता है। वहाँ पे जो हम यूज करते थे प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी आपका यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मीटर ब्रिज आपको जैसे पढ़ाया गया था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वहाँ पे आपने क्या देखा था, इस तरीके से आपने देखा था 4 रजिस्टर को जोड़ा गया था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, और बीच में हम लगा देते थे गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें करंट देखना था। अगर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 होता है तो समझ लेना कि वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है, ठीक है। और अगर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है तो उसके बाद आपका डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। क्योंकि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 है तो उस वाले वायर को हम हटा सकते हैं। तो ये उसका फाइनल डायग्राम इस तरीके से रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं R1, ये आ गया R2, ये आ गया R3 और ये आ गया R4। तभी कब अपने को समझ में आएगा कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो गया, ओनली हम रेजिस्टेंस देख के समझ सकते हैं कि R1 डिवाइडेड बाय R2 एंड R3 डिवाइडेड बाय R4 जब हो जाएगा तब जान लेंगे कि ये जो नेटवर्क है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है। और करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0, तब ये डायग्राम आपका आ जाता है, ठीक है। जब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है इस डिवाइस के थ्रू से, तो इस गैल्वेनोमीटर को हटा सकते हैं और उसके जगह पे ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको देखो आप, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, R1 R2 सीरीज में है, R3 एंड R4 सीरीज में है, तो आप आराम से जो कुछ भी कैलकुलेट करना हो कर सकते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, और ये इसी प्रिंसिपल के थ्रू से, इसी प्रिंसिपल की हेल्प से वो क्या करता है, फाइंड आउट करता है अननोन रेजिस्टेंस को, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं मीटर ब्रिज की तरफ। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, ABCD, ये डायग्राम देख के रखें, और आपको बाद में भी दिखाऊंगा जब मीटर ब्रिज पढ़ेंगे तो यही डायग्राम के हेल्प से हम दोनों को इक्वेट करेंगे किस तरीके से दोनों सेम है और दोनों में सेम फॉर्मूले लगते हैं, कंडीशन सेम यूज होता है, ठीक है। तो देखो ये वाला हो गया, देन मीटर ब्रिज। अभी मीटर ब्रिज देखते हैं।